इस सीरीज की शुरुआत एक सीमेंट फैक्ट्री से होती है जहां के वर्कर्स अपनी पेमेंट बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रहे होते हैं। तभी उस फैक्ट्री के मालिक का बेटा त्रिलोक आ जाता है जो उस फैक्ट्री को चला रहा है। वे सभी वर्कर्स को एक ऑफर देता है, लेकिन किसी भी वर्कर को ऑफर मंजूर नहीं होता है। त्रिलोक कहता है कि अगर ये आंदोलन बंद नहीं किया और काम पर नहीं लगे तो हम नए वर्कर्स भी ला सकते हैं। तभी उनका यूनियन लीडर, जिसका नाम होता है षणमुगम, वह त्रिलोक को कहता है कि ऐसा करके तो दिखाओ, हम पूरी फैक्ट्री को ही जला देंगे। और फिर से वे आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच एक वर्कर इंस्पेक्टर रजीना पर पत्थर फेंक कर मार देता है। इस वजह से फिर एसआई अपनी फोर्स को लाठीचार्ज करने के लिए कहता है और पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। इन वर्कर्स का ये रोज का होता है, कोई भी इनकी बात नहीं सुनता। ये सब होने के बाद षणमुगम अपने भाई के साथ अपने घर जाता है, जहाँ पर वह अपनी बेटी नीला की मार्कशीट देखकर और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। इधर इंस्पेक्टर रजीना अपनी जीप में कहीं पर जा रही होती है और वे कांस्टेबल्स को कहती है कि देवी की 9 दिन तक पूजा होने वाली है और पूजा के अंदर कई सारे लफंगे बदमाश घूमेंगे और कई सारे अपने दुश्मन से अपना बदला भी लेंगे। इस वजह से सिक्योरिटी टाइट रखना। इस बीच हम इंस्पेक्टर रजीना के बेटे अदिशम को भी देखते हैं जो उनके साथ होता है और जब रजीना कुछ खरीद रही होती है तब दुकानदार भाव ज्यादा लगाता है। इस वजह से अदिशम कहता है कि तुम्हें पता है ये कौन है, और ये कहते हुए वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन फिर उसकी माँ रजीना उसे शांत करवाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इंस्पेक्टर रजीना उसका बेटा एसआई चक्रवर्ती की सगाई में गए होते हैं। रात को इंस्पेक्टर रजीना और एक कांस्टेबल और एक एसआई नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि वे किस तरह से पुलिस के अंदर आए। रजीना बताती है कि उसने एक मूवी देखकर डिसाइड किया कि वे पुलिस के अंदर आई और कांस्टेबल भी यही कहता है, लेकिन चक्रवर्ती एसआई को पावर और पैसा चाहिए था, इसीलिए वे पुलिस में आया। इंस्पेक्टर रजीना बहुत ज्यादा पी लेती है, इस वजह से फिर एसआई उसे छोड़ने जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस को ये खबर मिलती है कि फैक्ट्री के अंदर आग लगी है और इस बारे में एसआई को भी पता चल जाता है, इसीलिए वे फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहाँ पहले ही षणमुगम मौजूद होता है जो जल्दी भी फैक्ट्री को देख रहा होता है। इसके बाद पुलिस फोर्स, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और फैक्ट्री के वर्कर्स, कई लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। ये सभी लोग आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन फैक्ट्री में आग खतरनाक लगी होती है कि फायर ब्रिगेड से भी आग नहीं बुझती। तभी षणमुगम को पता चलता है कि मधुस्वामी नाम का आदमी फैक्ट्री के अंदर ही है। इस वजह से फिर वह उसे लेने चला जाता है और बाहर ले आता है। कुछ टाइम बाद फैक्ट्री का ओनर भी आ जाता है जो अपनी फैक्ट्री को जलता हुआ देख एकदम शॉक रहता है। और उसके कुछ टाइम बाद उसका बेटा यानी कि फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर त्रिलोक भी आ जाता है जो फुल नशे में टल्ली होता है। एसआई कहता है कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट एक्सीडेंट लगता है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले उसे बताते हैं कि ये साजिश से लगाई हुई आग है। अगले सीन में जब षणमुगम अपने घर आता है तो वे देखता है कि उसकी बेटी नीला घर पर नहीं है और इस बारे में फिर नीला की चाची सैलवी और उसके चाचा गुना को भी पता चल जाता है कि नीला कल रात से गायब है। इस वजह से सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। षणमुगम नीला के दोस्तों को, उसके ट्यूशन टीचर को, सबसे पूछने लगता है, लेकिन किसी को भी नीला के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। साथ ही वे नीला की चाची सरली और उसकी माँ को भी फोन करता है, बट उन्हें भी कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद षणमुगम अपनी बेटी नंदिनी से पूछते हैं, लेकिन उसे भी नीला के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वे कहती है कि नीला मेरे पास नहीं है। ये बात सभी को पता चल जाती है कि षणमुगम यानी कि यूनियन लीडर की बेटी नीला गायब हो चुकी है, इसीलिए सब उसे ढूंढने लगते हैं। अब ये बात नीला की माँ को भी पता चल जाती है कि उसकी बेटी गायब हो चुकी है, इसीलिए वे आश्रम से तुरंत यहाँ पर आ जाती है। और हमें पता चलता है कि नीला की माँ और उसके पापा की आपस में नहीं बनती है, क्योंकि नीला की माँ भगवान में मानती है लेकिन उसके पापा नहीं। इस वजह से वे दोनों अलग हो गए थे। इधर पुलिस स्टेशन में त्रिलोक इंस्पेक्टर रजीना से कहता है कि षणमुगम को जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लो, क्योंकि उसी ने फैक्ट्री में आग लगाई है। उसने धमकी दी थी कि वह फैक्ट्री में आग लगा देगा। रजीना कहती है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हम उसे ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर फैक्ट्री का ओनर यानी कि त्रिलोक के पापा आ जाते हैं जो उसे मधुस्वामी से मिलने के लिए कहते हैं, जो कल फैक्ट्री में लगी आग की वजह से काफी जख्मी हो गया है। त्रिलोक तो उन्हें देखने नहीं जाता है, लेकिन फिर फैक्ट्री के ओनर खुद ही उन्हें देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि फैक्ट्री के ओनर को अपने वर्कर्स से बहुत प्यार होता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर रजीना और एसआई षणमुगम को अरेस्ट करने के लिए उनके घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी के लोग षणमुगम को अरेस्ट नहीं करने देते। पुलिस उन सभी को यह कहती है कि षणमुगम ने कल सुबह फैक्ट्री को जलाने की धमकी दी थी और कल शाम को फैक्ट्री जल भी गई। इस वजह से हमें पूछताछ के लिए षणमुगम को ले जाना होगा, क्योंकि अब षणमुगम एक यूनियन लीडर है, इस वजह से उसे कोई भी ले जाने नहीं देता। और षणमुगम खुद ही पुलिस की जीप में बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा हंगामा नहीं चाहिए था। पहले ही उनकी बेटी नीला गायब हो चुकी है। षणमुगम को जब पुलिस फैक्ट्री में लगी आग के बारे में पूछती है तो वे कुछ भी नहीं बताता। वह कहता है कि उन्हें अपनी बेटी को ढूंढना है। उसी रात को हम नंदिनी को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन में आ जाती है, जो बहुत गुस्से में होती है क्योंकि पुलिस ने उसके पापा को फैक्ट्री में लगी आग की वजह से अरेस्ट कर लिया है और साथ ही उसकी बहन नीला भी घर पर नहीं आई। इस वजह से वो सब पर चिल्लाने लगती है
है, बट षणमुगम उसे वापस जाने के लिए कह देता है। इसके बाद नंदिनी घर आ जाती है और अपनी बहन नीला के कमरे में चली जाती है और उसे नीला की बहुत याद आने लगती है। रात को जब एसआई चक्रवर्ती सीसीटीवी चेक कर रहा होता है तब उसे एक लड़की दिखती है और साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसी लड़की को किसी ने रेड वैन में किडनैप कर लिया है। और फिर एसआई उस जगह पर जाता है, वहाँ पर उसे नीला का आईडी कार्ड मिलता है। फिर वो समझ जाता है कि नीला किडनैप हो गई है। इधर त्रिलोक का शक षणमुगम पर ही होता है, इसीलिए वो इंस्पेक्टर रजीना से कहता है कि जल्द से जल्द कोई प्रूफ ढूंढ कर उसे अरेस्ट करो। तभी वहाँ पर एसआई आता है जो रजीना को बताता है कि षणमुगम की बेटी नीला को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए फिर इंस्पेक्टर रजीना एसआई के साथ उस स्पॉट पर जाती है जहाँ पर नीला की किडनैपिंग हुई है। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में उस रेड वैन की नंबर प्लेट सही से नहीं दिखती है क्योंकि उस नंबर प्लेट पर मिट्टी लगाई थी। इसके बाद एसआई नीला के घर पर जाता है और ये बात उसकी माँ, बहन, चाची सभी को बता देता है कि नीला की किडनैपिंग हुई है। ये सुनकर नंदिनी बहुत रोने लगती है। इधर पुलिस स्टेशन में फैक्ट्री के ऑनर आते हैं जो रजीना से कहते हैं कि वह षणमुगम को छोड़ दे, ये मेरी फैक्ट्री में पहले दिन से काम कर रहा है, सबसे पहले तुम इसकी बेटी को ढूंढो। और ये बात त्रिलोक को भी पता चल जाती है कि उसके पापा ने षणमुगम को जेल से बाहर निकाल दिया। दरअसल त्रिलोक ये चाहता है कि फैक्ट्री में लगी आग का आरोप षणमुगम पर ही लगे ताकि फिर उसे उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इधर इन्वेस्टिगेशन करते करते इंस्पेक्टर रजीना और एसआई नीला के स्कूल पहुंच जाते हैं और वहाँ पर एसआई नंदिनी को भी बुला लेती है क्योंकि वो गर्ल्स स्कूल होती है, उसके अंदर मर्द अलाउड नहीं होते हैं। इस वजह से इंस्पेक्टर रजीना नंदिनी के साथ स्कूल में जाती है और वहाँ के टीचर से पूछताछ करती है, लेकिन स्कूल में जाते ही नंदिनी को उसकी बहन नीला ही दिखने लगती है। इधर एसआई नीला के ट्यूशन सेंटर में पहुंचता है और वहाँ के टीचर पुष्पराज से नीला के बारे में पूछता है। वो टीचर एसआई को बताता है कि नीला के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। यहाँ पर कुछ ठरकी निकम्मे लड़के आते हैं, शायद उनको पता होगा। शाम को 6 बजे बाद वो नीचे आएंगे, तुम उन्हीं से पूछ लेना। इसके बाद रात को एसआई उन्हीं लड़कों के पास आ जाता है और उनसे पूछताछ करने पर उसे यह पता चलता है कि एक लड़का है जो नीला को फॉलो कर रहा था और उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था, जो किसी दूसरे लड़कों को नीला के पास भी नहीं आने देता था। इस वजह से फिर एसआई को उस लड़के पर ही शक होता है कि उसने ही नीला को किडनैप किया होगा। इसीलिए फिर एसआई उन लड़कों के साथ देवी के त्योहार के अंदर जाकर उस लफंगे लड़के को ढूंढने लगता है, लेकिन एसआई को वहाँ पर वो नहीं मिलता, बल्कि उसे तो वहाँ पर उसकी होने वाली बीवी लक्ष्मी दिख जाती है। एसआई लक्ष्मी को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है, यहाँ पर कई सारे पियकड़ घूम रहे हैं। इधर पुलिस स्टेशन में हम एक इंश्योरेंस वाले ऑफिसर को देखते हैं जो स्पॉट फुटेज, स्पॉट्स विटनेसेस सबसे पहले फैक्ट्री में पहुंचा था, उसका स्टेटमेंट, एफआईआर ये सब कुछ मांग रहा होता है, लेकिन रजीना उसे मना कर देती है। तभी एसआई रजीना को बताता है कि एक लड़का है जो नीला को फॉलो कर रहा था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। शायद उसकी दोस्त मलर को उस लड़के के बारे में कुछ पता होगा। इसी वजह से रजीना और एसआई मलर के घर पर जाते हैं, लेकिन मलर बहुत डर जाती है और रजीना को कुछ भी नहीं बताती है। इसी बीच जब एसआई कांस्टेबल के साथ उसी स्पॉट पर खड़ा होता है जहां से नीला किडनैप हुई थी, तभी वो वहां से मलर के पापा को बहुत ही तेज स्पीड में जाते हुए देख लेता है। इस वजह से फिर एसआई उसे फॉलो करने लगता है और आगे जाकर अपनी बाइक को खड़ी कर देता है। एसआई ने पहले ही नंदिनी को बुला लिया था ताकि वे मलर से कुछ पूछ सके, क्योंकि मलर उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। इसके बाद नंदिनी मलर से पूछने लगती है कि तुम्हें तो पता ही है कि नीला अपनी दुनिया में ही रहती है, वह किसी को कुछ भी नहीं बताती है, शायद तुम्हें कुछ ना कुछ पता होगा। इसके बाद मलर बताती है कि वह लफंगा लड़का और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रजीना का बेटा अधिश्यम था जो उसे फॉलो करता था। ये सुनकर सब लोग शॉक रह जाते हैं। जब ये बात इंस्पेक्टर रजीना को पता चलती है कि उसका बेटा नीला का पीछा करता था तो इस बात से उसको बहुत बुरा लगता है, लेकिन अधिश्यम अभी तो अपने दोस्तों के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए दूसरे शहर में गया हुआ है। लेकिन षणमुगम, नंदिनी सब लोग उससे कहते हैं कि वह अपने बेटे को जल्दी से बुलाए, क्योंकि सभी को उसी पर शक होता है कि रजीना के बेटे अधिश्यम ने ही नीला को किडनैप किया है। इंस्पेक्टर रजीना इतना कहती है कि मेरा बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, कल सुबह तक आ जाएगा, लेकिन सभी को नीला की फिक्र होने लगती है। इसीलिए सभी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी फोन करके उसे अभी के अभी बुलाओ। इसीलिए फिर रजीना उनमें से एक लड़के को कॉल करती है और उससे कहती है कि जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। इसके बाद एसआई और इंस्पेक्टर रजीना त्रिलोक के पास जाती है और उससे कहती है कि मेरी एक पर्सनल प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, इसीलिए तुम्हारे फैक्ट्री के केस को कुछ टाइम के लिए डिले करना होगा। लेकिन फिर त्रिलोक पैसों की बात करने लगता है कि कितना चाहिए, तब रजीना गुस्सा हो जाती है। दरअसल रजीना ने पहले भी त्रिलोक से पैसे लिए थे। केस के अंदर एसआई चक्रवर्ती इतना बिजी हो गया था कि वे लक्ष्मी को तो भूल ही गया। इसीलिए रजीना कहती है कि थोड़ा लक्ष्मी को भी टाइम दिया करो। इसीलिए फिर मार्केट में एसआई लक्ष्मी को साड़ियों की शॉपिंग करवाने के लिए ले जाता है। इधर वे इंश्योरेंस ऑफिसर त्रिलोक से इन्वेस्टिगेशन करता है, लेकिन त्रिलोक उससे ज्यादा कुछ नहीं बताता है और ये कहता है कि मेरी फैक्ट्री में आग षणमुगम ने लगाई है। त्रिलोक तो कैसे भी अपनी फैक्ट्री का इंश्योरेंस लेना चाहता है, लेकिन उस ऑफिसर को पता है कि कुछ न कुछ झोल जरूर है। इधर रजीना उन सभी लड़कों के पेरेंट्स को बुलाती है जो उसके बेटे के साथ है। वो उन्हें कहती है कि अगर आपको अपने बेटों के बारे में कुछ भी पता चले या फिर कॉल आए तो सबसे पहले मुझे बताना। तभी वहाँ पर एसआई आ जाता है जो उन पेरेंट्स को देख लेता है। रजीना एसआई पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। एसआई चक्रवर्ती को पता होता है कि इंस्पेक्टर रजीना अभी गुस्सा है, इसीलिए वह उन्हें दिलासा देता
कहता है कि वह उनके बेटे को जरूर ढूंढेगा। इसीलिए फिर वह मुन्नार चला जाता है जहाँ पर उसके बेटे की लोकेशन मिली थी। वो मुन्नार के एक होटल में जाता है, लेकिन वहाँ पर आदिश्यम और उसके दोस्त नहीं होते, बल्कि वहाँ पर तो नंदिनी होती है जो अपनी बहन नीला को ढूंढने आई होती है, क्योंकि उसे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है। इसके बाद फिर एसआई नंदिनी के साथ वहाँ की लोकल पुलिस की हेल्प से सब होटल्स को चेक करता है और पूछताछ करता है, लेकिन उन्हें आदिश्यम और उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तभी एक कांस्टेबल बताता है कि उन्हें एक रेड वैन मिली है। इसीलिए फिर नंदिनी, वो कांस्टेबल और एसआई उस जगह पर पहुंच जाते हैं और वो वही वैन होती है जिसके अंदर नीला को किडनैप किया गया था। इसी बीच वहाँ पर आदिश्यम के दोस्त भी आ जाते हैं जो एसआई को देखकर भागने लगते हैं, लेकिन एसआई उन्हें पकड़ ही लेता है। इधर षणमुगम और उसके दोस्त इंस्पेक्टर रजीना के घर की ओर बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रजीना अपने बेटे को बचा रही है। सब लोग उसके घर पर पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एसआई और नंदिनी आदिश्यम के दोस्तों को लेकर पहुंच जाती है। नंदिनी अपने पापा के साथ सभी लोगों को रोक लेती है और कहती है कि नीला को किसी ने भी किडनैप नहीं किया है और जो कुछ भी हो रहा है वे आप दोनों के झगड़े की वजह से हो रहा है। आप हमेशा ही लड़ते रहे, इस वजह से आपके बच्चे आपको कुछ भी नहीं बता पाए। अब तो आप ये चूहे बिल्ली का खेल बंद कीजिए। आदिश्यम ने नीला को किडनैप नहीं किया है, बल्कि वह तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद वह अभी मुंबई के अंदर ही है। इसके बाद नंदिनी आदिश्यम के मोबाइल में से जो वॉइस मैसेजेस थे वे सबको सुनने लगती है और उन वॉइस मैसेजेस को आदिश्यम ने ही रिकॉर्ड किए होते हैं, जिसके अंदर वह बताता है कि वह नीला से बहुत प्यार करता है, वह हमेशा साथ रहना चाहते हैं। लेकिन उसकी माँ इंस्पेक्टर रजीना और नीला के पापा षणमुगम के बीच आपसी झगड़े की वजह से उन्हें यह लगने लगा कि वे एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस वजह से वे ये शहर छोड़कर चले गए। ये पता चलने के बाद से ही इंस्पेक्टर रजीना का बिहेवियर बदल जाता है। वो उखड़ी उखड़ी सी रहने लगती है और अपने बेटे को हर दिन याद करती रहती है। इधर नीला की माँ और उसके पापा का भी यही हाल होता है। अब सबको पता चल गया है कि आदिश्यम नीला मुंबई में है, इसीलिए फिर नंदिनी वापस जाने लगती है, लेकिन उसके पापा उसे रोकते हैं। बट नंदिनी रुकती नहीं है और स्टेशन पहुंच जाती है। लेकिन स्टेशन जाकर उसे यह पता चलता है कि आदिश्यम और नीला ने मुंबई की नहीं बल्कि गुवाहाटी की टिकट बुक करवाई थी। इधर देवी का आखिरी दिन होता है और उसका विसर्जन हो रहा होता है, इसीलिए काफी भीड़ होती है और सभी उस नदी के पास पहुंच जाते हैं और देवी को विसर्जित कर देते हैं। लेकिन तभी उस नदी के अंदर कुछ बच्चे कूदते हैं, तो बच्चों को पानी में आदिश्यम और नीला दोनों लिपटे हुए दिखते हैं। और फिर जब एसआई उस नदी के अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि दोनों मर गए हैं। फिर दोनों को क्रेन की मदद से ऊपर लाया जाता है। इंस्पेक्टर रजीना भी आ जाती है जो अपने बेटे के लिए बहुत रोती है। एसआई चक्रवर्ती भी रोने लगता है क्योंकि वो आदिश्यम के काफी क्लोज था। इधर नंदिनी, उसकी माँ और षणमुगम को भी पता चल जाता है कि उनकी बेटी नीला मर चुकी है। आदिश्यम, नीला की बॉडी एक दूसरे से चिपकी हुई होती है, मतलब कि मरने के टाइम वो एक दूसरे के गले लगे हुए थे। सभी को यह लग रहा होता है कि आदिश्यम और नीला दोनों ने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बाद डॉक्टर एसआई को बताती है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि इन दोनों का बड़े चाकू से गला काट कर मर्डर किया गया है। और साथ ही वो यह भी बताती है कि नीला प्रेग्नेंट थी और ये जानकर एसआई चक्रवर्ती पूरा हिल जाता है। और फिर ये बात वे नीला के पापा और साथ ही आदिश्यम की माँ रजीना को भी बता देता है। इसके बाद आदिश्यम और नीला की बॉडी को अपने अपने घर ले जाया जाता है। इंस्पेक्टर रजीना एसआई के साथ षणमुगम के घर जाती है जहाँ पर एक पंडित आया होता है जो षणमुगम को कहता है कि तुम्हारी बेटी की मौत देवी के त्योहार के टाइम हुई है, ये एक वारदात है, इसीलिए हमें तुम्हारी बेटी की चिता को प्रसाद के तौर पर बांटना चाहिए। ये सुनकर षणमुगम बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो पंडित को पकड़ लेता है, लेकिन सब लोग उसे छुड़वा लेते हैं। तभी फिर इंस्पेक्टर रजीना षणमुगम से अकेले में बात करती है। रजीना आदिश्यम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताती है और षणमुगम भी नीला की खूबियां और उसकी अच्छाई बताता है। रजीना कहती है कि हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, मरते टाइम भी वो साथ ही थे, इसीलिए क्यों ना हम उनका अंतिम संस्कार एक साथ ही करें। षणमुगम अपनी फैमिली से पूछता है और इसके बाद सब लोग इस बात से एग्री करते हैं, इसीलिए फिर वे आदिश्यम और नीला का अंतिम संस्कार एक साथ ही करते हैं। लेकिन कब्रिस्तान के अंदर ईश्वरन नाम का एक आदमी होता है जो कहता है कि देवी अभी और बलि मांगेंगी, उसे बच्चों की नहीं बड़ों की बलि चाहिए और ऐसी कई सारी बहकी बहकी बातें करने लग जाता है, लेकिन फिर उसे वहाँ से भगा दिया जाता है। इसी बीच वहाँ पर एसआई नीला के ट्यूशन टीचर पुष्पराज को देखता है जो कहीं पर जा रहा होता है, इसीलिए फिर वह भी उसके पीछे पीछे जाता है। पुष्पराज नीला के घर के पीछे रखे पौधों में से कुछ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एसआई चक्रवर्ती भी वहाँ पर पहुंच जाता है जिसे पुष्पराज देखकर जंगल की ओर भागने लगता है। एसआई उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन पुष्पराज उसके हाथ से निकल जाता है। तभी फिर एसआई उस जगह पर आता है जहाँ उसे एक पौधे के नीचे से नीला का मोबाइल मिलता है। नीला का मोबाइल लॉक होता है, लेकिन नंदिनी उसे खोल ही लेती है। इसी बीच हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि 1990 में जब फैक्ट्री शुरू हुई थी, लेकिन आज तक उस लड़की का पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। गाँव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो मिली ही नहीं। और नीला अमन्नी के बारे में जानने के लिए हमेशा से एक्साइटेड रहती थी और जब भी कोई अमन्नी की बात करता था तब भी उसके बारे में बात करने लग जाती थी। इसके बाद कांस्टेबल एसआई चक्रवर्ती को कॉल करके बताता है कि उन्होंने पुष्पराज की बाइक को देख लिया है, इसीलिए फिर एसआई नंदिनी के साथ देवी के त्योहार में पहुंच जाता है और वहाँ पुष्पराज को पकड़ ही लेता है। और इसके बाद एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। दरअसल पुष्पराज और नीला की चाची सरली एक दूसरे से प्यार करते हैं। इनका अफेयर चल रहा था, लेकिन एक दिन जब पुष्पराज सरली से मिलने आया तब नीला ने इन्हें देख लिया था और उसने इनकी फोटो खींच ली थी। और फिर नीला ने पुष्पराज से 1 घंटे के अंदर 2 लाख मांगे थे। नीला ने पुष्पराज को ब्लैकमेल किया
गया क्योंकि अब नीला के फोन में उसकी और उसकी चाची सरली की एक साथ फोटो थी। इस वजह से पुष्पा राज ने उसे 2 लाख दे दिए। और दोस्तों इस वजह से पुष्पा राज उस दिन पौधों के नीचे से नीला का फोन ले रहा था क्योंकि नीला ने उसका मोबाइल वहीं पर रखा था, बट उससे पहले ही एसआई वहां पर आ गया था। इधर एसआई और नंदिनी को ये समझ नहीं आता है कि आखिर नीला ने 2 लाख क्यों मांगे थे। अगले सीन में हम इंश्योरेंस ऑफिसर को देखते हैं जो त्रिलोक की फैक्ट्री में होता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। और फैक्ट्री की छानबीन करने के बाद उसे ये पूरा पता चल जाता है कि इस फैक्ट्री को किसी ने जानबूझकर जलाया है। लेकिन त्रिलोक वहाँ के लोकल फायर इंस्पेक्टर के थ्रू एक रिपोर्ट बनाता है ताकि उसे अपने इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही होती है। इधर एसआई चक्रवर्ती उस स्पॉट पर पहुंचता है जहां से अदिशम और नीला की डेड बॉडी मिली थी क्योंकि वहां पर इंस्पेक्टर रजीना पहुंच जाती है। एसआई उन्हें समझाता है कि आपको इस केस से दूर रहना है, लेकिन इंस्पेक्टर रजीना मानने को तैयार ही नहीं होती। वह कहती है कि मैं खुद इस केस को सोल्व करूंगी और उस खूनी तक पहुंच कर रहूंगी। इसके बाद सभी पुलिस वाले पुलिस डॉग को फॉलो करते करते जंगल में जाते हैं और फिर जंगल से एक गुफा के अंदर जहाँ पर उन्हें बाल और खून मिलता है और कहीं ना कहीं पुलिस को लगने लगता है कि देवी के लिए किसी ने बच्चों की बलि चढ़ाई है। और इसी जंगल के अंदर ईश्वरन यानी कि वो कब्रिस्तान वाला आदमी भी रहता है जहाँ से छानबीन करने के बाद एसआई को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसीलिए फिर ईश्वरन इनका प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और फिर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन पुजारी और देवी के भक्त पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा करने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी को लगता है कि ईश्वरन ने कुछ भी नहीं किया है। वे तो दिन भर देवी की भक्ति में लीन रहता है। इसी बीच डीसीपी भी आ जाता है और जो पुलिस को गुफा में से खून मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है जिसके अंदर ये पता चलता है कि वो किसी इंसान का नहीं बल्कि बकरी का खून था। इस वजह से फिर डीसीपी इंस्पेक्टर रजीना को कहता है कि तुम इस केस से दूर ही रहो। इधर अदिशम के पापा को भी अदिशम दिखने लगता है। नंदिनी की माँ अब डिसाइड करती है कि वो यहीं पर रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। इस बात से फिर नंदिनी के पापा को अच्छा फील होता है क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि नंदिनी की माँ उसके साथ ही रहे। एसआई और कांस्टेबल उस पुजारी के पास जाते हैं और उनसे ईश्वरन के बारे में पूछने लगते हैं। फिर वो पुजारी बताता है कि 20-25 साल पहले ईश्वरन ऐसा नहीं था, वे फैक्ट्री में इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। लेकिन एक दिन अचानक ही उसकी बहन अमन्नी गायब हो गई और वे किसी को नहीं मिली। इस वजह से ईश्वरन की अब ये हालत हो गई है और देवी ऐसा किसी के साथ ना करे, इसीलिए ईश्वरन देवी की भक्ति में लीन रहता है। ऐसा ईश्वरन से पूछता है कि उस रात अदिश्यम नीला तुम्हारे पास क्या करने आए थे। तब हमें पता चलता है कि उस रात को उन दोनों ने ईश्वरन को 2 लाख ऑफर किए थे ताकि वे किसी को मार सके, लेकिन ईश्वरन ने उन्हें मना कर दिया। बट जब उसने 2 लाख रुपए देखे तब वे 2 लाख रुपए उनसे छीन कर भाग गया। एसआई कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर नीला और अदिश्यम किसको मारना चाहते थे। एसआई अपने घर पहुंचता है जहां पर उसकी माँ की देखभाल करने वाली औरत मना कर देती है कि वह सिर्फ दिन को ही उसकी माँ की देखभाल कर सकती है, शाम को नहीं। तभी फिर एसआई लक्ष्मी को अपने घर बुलाता है ताकि वो उसकी माँ की देखभाल कर सके। इसके बाद एसआई हॉस्पिटल जाता है जहाँ नंदिनी भी होती है और वहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताती है कि नीला के पेट में अदिशम का बच्चा नहीं था बल्कि उसका तो कुछ महीनों से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था, उसका रेप हुआ था। ये सुनकर नंदिनी वहीं पर बेहोश हो जाती है। डॉक्टर नंदिनी को 2 दिन के रेस्ट के लिए बोलता है लेकिन नंदिनी उन्हें कहती है कि वे बिल्कुल ठीक है। ऐसे टाइम में उसका अपने माँ बाप के साथ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए फिर डॉक्टर भी कह देता है कि ठीक है तुम जा सकती हो। लेकिन जब नंदिनी अपने आप को आईने में देख रही होती है तब वो फिर से गिर जाती है और उसे दौरा पड़ने लगता है, इसीलिए फिर उसे वापस एडमिट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर रजीना और उसका पति हॉस्पिटल में नंदिनी के बारे में पूछने आते हैं कि उसे क्या हुआ है। नंदिनी की माँ बताती है कि अचानक से वो बेहोश हो गई और ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी लक्ष्मी जो कि उसी हॉस्पिटल में नर्स होती है वह एक साइकियाट्रिस्ट को लेकर आती है जो सभी को बताती है कि नंदिनी 2 साल से मेरे पास थेरेपी के लिए आ रही है, उसे प्रिपेयर्ड इमोशन है। नंदिनी को खुद पता नहीं है कि उसने कुछ पुरानी यादें अपने दिमाग में दबा रखी है और ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वैसी बातें याद आना आम बात है। इसके बाद षणमुगम इंस्पेक्टर रजीना को यह बता देते हैं कि नीला के पेट में उसके बेटे अदिशम का बच्चा नहीं था बल्कि नीला के साथ तो कई महीनों से सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था और उसका रेप हुआ था। ये सुनकर रजीना बहुत गुस्सा हो जाती है। षणमुगम ठान लेते हैं कि वे खूनी को अपने हाथों से ही मारेंगे। वहीं इधर स्पोर्ट पर एक मर्डर वेपन मिलता है और ये वही बड़ा चाकू होता है जिसके जरिए अदिशम और नीला का गला काटा गया था। इन्वेस्टिगेशन करते करते एसआई नीला के स्कूल में पहुंचता है जहाँ पर वो मल्हार से पूछता है कि क्या यहाँ पर बॉयज आते रहते थे लड़की के साथ फ्लर्ट करने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए। मल्हार बताती है कि हमारी जो कोच है वह बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर कोई भी अंदर आ जाए तो वो उसकी खाल उधेड़ देती है। सिर्फ यहाँ पर एनुअल मीटअप को ही बॉयज अलाउड होते हैं। तभी एसआई वहाँ पर त्रिलोक को देख लेता है। मल्हार बताती है कि ये हमारी खो खो टीम का ओनर है। त्रिलोक वहाँ पर लड़कियों के साथ चिपका चिपकी कर रहा होता है। इस वजह से एसआई को त्रिलोक पर शक होता है और इसी दौरान एसआई को उसके गेस्ट हाउस के बारे में भी पता चलता है जहाँ पर एसआई पहुंच जाता है और वहाँ जाने के बाद उसका शक पक्का हो जाता है कि त्रिलोक ने ही अदिशम और नीला को मारा है, क्योंकि जिस टाइम पर फैक्ट्री जल रही थी उस टाइम को वो रात को लेट आया था। लेकिन ये बात डीसीपी को बताने के बाद डीसीपी भड़क जाता है और वो एसआई को कहता है कि त्रिलोक के साथ क्या तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन एसआई को तो त्रिलोक पर ही शक होता है, इसीलिए फिर वे त्रिलोक के बारे में इंस्पेक्टर रजीना और नीला के पापा षणमुगम को बताता है कि त्रिलोक ने ही आपके बच्चों को मारा है। ये सुनने के बाद दोनों का खून खोलने लगता है। उसी रात को एसआई त्रिलोक के घर पर जाता है जहाँ पर वो देखता है कि त्रिलोक किसी लड़की के साथ अपनी कार से कहीं पर जा रहा है। एसआई उनका पीछा करता है और त्रिलोक
त्रिलोक उस लड़की को देवी के त्योहार में छोड़ देता है। इंस्पेक्टर रजीना एसआई को कहती है कि वे त्रिलोक को देख लेगी और रास्ते में त्रिलोक को रोक लेती है। पीछे से षणमुगम भी आ जाता है जो त्रिलोक को पकड़ लेता है और फिर ये दोनों उसे मारने लगते हैं और उसे उसी की फैक्ट्री में लेकर उसे वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। इधर एसआई उस लड़की का पीछा करता है और जब वो उसे देखता है तो वे असल में एक किन्नर होता है और एसआई को सच्चाई के बारे में उस किन्नर से पता चलता है कि त्रिलोक को लड़कियों में नहीं बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट है। वे कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। किन्नर बताता है कि जिस रात को आग लगी थी उस रात मैं और त्रिलोक गेस्ट हाउस में ड्रिंक कर रहे थे, इस वजह से त्रिलोक लेटा हुआ था। ये जानने के बाद एसआई तुरंत फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां जाकर रजीना और षणमुगम को रोक लेता है और उन्हें कहता है कि त्रिलोक ने नहीं किया है। इधर हमें यह पता चलता है कि नंदिनी के साथ भी बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ था और ये कौन करता था इसके बारे में सिर्फ नंदिनी को ही पता है और इस वजह से नंदिनी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में ये बातें बैठी हुई है और वे ये सब कुछ किसी को भी बताना नहीं चाहती है। साइकास्ट्रिक और डॉक्टर इस बारे में आपस में बात करते हैं। इधर हम उस इंश्योरेंस ऑफिसर को देखते हैं जो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर त्रिलोक एडमिट होता है। वो ऑफिसर फैक्ट्री के ओनर से मिलता है और उन्हें बताता है कि मुझे लग रहा था कि फैक्ट्री में आग मेंटेनेंस ठीक नहीं होने की वजह से लगी थी, लेकिन आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और ये आग यूनियन लीडर षणमुगम, इंस्पेक्टर रजीना और आपने लगाई थी क्योंकि आपको पता था कि आपकी फैक्ट्री लॉस में चल रही है और अगर आपकी फैक्ट्री का एक बार दिवालिया हो जाता है तो शहर में सारे लोग बेरोजगार हो जाते। इसीलिए आपने सोचा कि फैक्ट्री को जलाने के बाद इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और साथ ही लोगों को उनका कंपेंसेशन भी मिल जाएगा, लेकिन इस दौरान षणमुगम की बेटी मिसिंग हो गई और आपका प्लान फेल हो गया। फैक्ट्री का ओनर कहता है कि आखिर तुमने पता लगा ही लिया। षणमुगम ने वर्कर्स के लिए, इंस्पेक्टर रजीना ने पूरे शहर के लिए और मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए सोचा था, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया और साथ ही जो इंश्योरेंस के पैसे हमें मिलने वाले थे उसे हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ रहता, बट किस्मत ने कुछ और ही चाहा। एसआई को बहुत पछतावा होता है कि उसने ये गलत सोच लिया था कि सब कुछ त्रिलोक ने ही किया है और इस वजह से त्रिलोक की अब ये हालत हो गई, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी जगह होता तो उसे भी यही लगता। इसी बीच उसे पता चलता है कि इंस्पेक्टर रजीना और षणमुगम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे हैं और वे लोग वहां पर जाकर खुद को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि जो उन्होंने त्रिलोक के साथ किया है उनको उसका बहुत सारा पछतावा होता है। लेकिन षणमुगम जाते जाते एसआई से कहता है कि तुम उस खूनी, इसीलिए फिर एसआई इस केस पर डीपली ध्यान देने लग जाता है और वह फैक्ट्री की रात के बारे में सोचता है और कांस्टेबल को कहता है कि उस रात को त्रिलोक के अलावा और कौन था जो लेट आया था, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। तभी लक्ष्मी आती है जो एसआई चक्रवर्ती को कहती है कि नंदिनी बिना बताई हॉस्पिटल से कहीं पर चली गई है या फिर उसे कोई उठाकर ले गया है। इसीलिए फिर एसआई लक्ष्मी के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि नंदिनी के साथ एक्चुअल में क्या हुआ था, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से पूछताछ करूंगा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि नीला की तरह नंदिनी के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, लेकिन जिस राक्षस ने उसके साथ ऐसा किया था वे उसकी यादों में है और उसे ही पता है कि वे कौन है। इसके बाद एसआई अपने घर जाता है और लक्ष्मी को उसकी माँ की देखभाल करने के लिए कहता है। जब एसआई अपनी अलमारी को खोलता है तो वे देखता है कि उसकी गन गायब है और उसे पता चल जाता है कि उसकी गन नंदिनी लेकर गई है क्योंकि वे भी नीला की तरह उस आदमी से अपना बदला लेना चाहती है जिसने की उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था। वो अब उसे मारना चाहती है, लेकिन एसआई चक्रवर्ती को डर लगने लगता है कि कहीं कोई नंदिनी को ही ना मार दे, इसीलिए वो नंदिनी को ढूंढने निकल जाता है और अपनी पुलिस फोर्स को यह कहता है कि जल्दी से जल्दी नंदिनी को ढूंढो। इधर सब लोग नंदिनी को ढूंढने लग जाते हैं। देवी के त्योहार का आखिरी दिन होता है। एसआई नंदिनी के घर पर पहुंचता है जहां पर उसे सेल्वी यानी कि नंदिनी की चाची मिलती है, जिसे एसआई बताता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से गायब हो चुकी है। एसआई चक्रवर्ती सेल्वी से उसके पति गुना के बारे में पूछने लगता है। सेल्वी कहती है कि आज देवी का आखिरी दिन है इसीलिए वो वहीं पर गए होंगे। एसआई चक्रवर्ती अपना दिमाग चलाता है और उसे पता चलता है कि जब देवी का पहला दिन था तब वहाँ पर गुना मौजूद नहीं था और साथ ही जब फैक्ट्री में आग लगी थी तब वहाँ पर भी गुना नहीं था। इसी दौरान वह नीला और नंदिनी की बचपन की फोटोज को देखता है जो कि गुना के साथ होती है। सेल्वी बताती है कि जब भी इन दोनों बहनों को इनके पापा डांट देते थे तब ये दोनों हमारे पास आ जाती थी और यहाँ पर फिर एसआई और गुना की वाइफ सेल्वी को ये समझ आ जाता है कि नंदिनी और नीला के साथ कोई और नहीं बल्कि गुना ही सेक्सुअल अब्यूज करता था। इधर कब्रिस्तान में नंदिनी बंदूक लेकर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर गुना आ जाता है। गुना नंदिनी को बताता है कि उस रात को इस तरह से ही नीला ने मुझे भी फोन करके बुलाया था और मैं चुपचाप चला गया था और अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि उस रात को नीला ने गुना को मारने का प्लान बनाया था क्योंकि गुना नीला के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता था। इसीलिए अदिशम बड़ा चाकू लेकर गुना को मारने वाला था, लेकिन तभी फैक्ट्री में आग लग रही थी जिस वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ और अदिशम धमाके की वजह से दूर जाकर गिर गया। लेकिन फिर वे चाकू गुना ने उठा लिया और उसने अदिशम को मार दिया और वहाँ से नीला को लेकर जा रहा था, लेकिन उसी दौरान एक्सीडेंटली वो चाकू नीला के गले पर भी लग गया जिस वजह से उन दोनों की वहीं पर मौत हो गई। गुना बहुत डर गया, इस वजह से उसने उस पहाड़ से दोनों को उस नदी के अंदर फेंक दिया। ये सच्चाई जानने के बाद नंदिनी बहुत रोती है और कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए बुलाया था। गुना कहता है कि वह एक हादसा था, मैंने जानबूझकर नीला को नहीं मारा था। तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो गया था, सिर्फ नीला ही मेरा सहारा थी और उसके मर जाने का मुझे सबसे ज्यादा दुख है। नंदिनी कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया था, जब मैं छोटी थी
तब तू मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करता था। इस वजह से मुझे मर्दों के ऊपर से विश्वास उठ गया। मैं किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन गुना कहता है कि हम इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और आराम से शांति से रहेंगे, और नंदिनी से बंदूक लेने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एसआई भी आ जाता है। फिर गुना एसआई पर गोली चलाने लगता है, लेकिन एसआई चक्रवर्ती गुना को मारने लगता है। यहाँ पर गुना और एसआई चक्रवर्ती दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान एसआई को भी चोटें लग जाती है। बट उसी दौरान नंदिनी गन उठाती है और वे गुना को मार देती है। एसआई चक्रवर्ती नंदिनी के हाथों से गन लेता है और उससे कहता है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, मैं सबको यही बताऊंगा कि इसको मैंने मारा है, और नीला और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन नंदिनी कहती है कि इसके बारे में सबको पता चलना चाहिए, कई सालों से इस दबे हुए राज को बाहर आना ही चाहिए। और दोस्तों, इस तरह से सूजहेल द वोर्टेक्स सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वेब सीरीज की कहानी आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताना, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।